हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिया और यूएसए के रिलेशन। जैसा कि आप जानते हो कि यूएसए में अभी इलेक्शन हुए हैं और इस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं और वो 47th प्रेसिडेंट बन गए हैं। क्लियर। अब इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट या निगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया के ऊपर, और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इंडिया और यूएसए की स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप क्या है, ट्रेड रिलेशन क्या है, और डोनाल्ड ट्रंप और हमारे मोदी साहब की बॉन्डिंग कैसी है। क्या इंडिया के रिलेशन बढ़ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने कारण, या फिर रिलेशन बिगड़ेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप की क्या स्ट्रेटजी है, ये क्या है, क्या सोचता है इंडिया के बारे में, ये भी हम क्लियर करेंगे। क्लियर। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन जान लेते हैं, सिंपल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी प्रेसिडेंट बने हैं और इन्होंने कितना इलेक्टोरल वोट जीता है और क्या क्या कौन वाइस प्रेसिडेंट बना है। तो सिंपल मैं बता देता हूं। देखो, सबसे पहले जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है रिपब्लिक पार्टी से है। कहां से है? रिपब्लिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। क्लियर। और इन्होंने इलेक्टोरल वोट जीता है 279 और कितना चाहिए था? 270 चाहिए था वीकेंड से किसी भी प्रेसिडेंट को जीतने के लिए। और इनकी अपोजिशन पार्टी में थी कमला हैरिस, जो कि इंडियन ओरिजिन है। कमला हैरिस जो कि इंडियन ओरिजिन है, और इनकी पार्टी थी डेमोक्रेटिक पार्टी। जैसा कि आप जानते हो कि कमला हैरिस जो है ये वाइस प्रेसिडेंट थी जो बाइडेन के रूल में। क्लियर। और डेमोक्रेटिक पार्टी, बराक ओबामा जानते हो, ये डेमोक्रेटिक पार्टी से ही थे, और रिपब्लिक पार्टी से हैं डोनाल्ड ट्रंप। इवन ये दूसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं। पहले इनका रूल था 2016 से लेकर 2020 तक। क्लियर। और यूएसए का प्रेसिडेंट सिर्फ ओनली 4 ईयर के लिए इसका टेन्योर रहता है। कितना रहता है? 4 ईयर के लिए टेन्योर रहता है। और इलेक्टोरल वोट पूरा कितना है यूएसए में, तो ये भी याद रखना, 540, जिसमें से 270 चाहिए फॉर बिकमिंग अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। और डोनाल्ड ट्रंप के कितने आए हैं इलेक्टोरल वोट? 279। क्लियर। ये सिंपल है, याद रखना। और वाइस प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? जेडी वेंस। याद रखना, जेडी वेंस ये वाइस प्रेसिडेंट बने हैं अभी, और 47th बन गए अब कौन? डोनाल्ड ट्रंप। तो याद रखोगे, पहले ये 45th प्रेसिडेंट जो कि 2016 से लेकर 2020 तक पहले प्रेसिडेंट रहे, और दूसरी बार ये 47th प्रेसिडेंट बन गए हैं जो कि अब रहेंगे 2024 से लेकर 2028 तक। क्लियर। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेन ये तो छोटा मोटा था, आपको भी पता होगा, सभी को पता होगा। क्लियर। अब अपन समझते हैं कि इंडिया और यूएसए के रिलेशन। पहले अपन समझ लेते हैं ट्रेड रिलेशन। क्या है ट्रेड रिलेशन? देखो, जैसे कि आप जानते हो कि इंडिया के लिए बड़ा ही यूएसए बड़ा ही स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप मतलब पार्टनर है, स्ट्रेटेजिकल पार्टनर है। और इसी में आप एक और बात ध्यान रखना कि ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो है ही, इवन इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है यूएसए। क्लियर। तो कितना है? यूएसए और इंडिया का ट्रेड होता है $118.29 बिलियन। सर ये सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, तो सर फर्स्ट भी बता दीजिए आप। तो फर्स्ट है दोस्तों चाइना है फर्स्ट ट्रेड पार्टनर, जिसका ट्रेड है $118.41 बिलियन। हालांकि ज्यादा मार्जिन नहीं है दोनों के बीच में, ये बराबर ही है, और कभी कभी तो यूएसए भी फर्स्ट पार्टनर बन जाता है। तो क्लियर। तो कितना इंपॉर्टेंट है? इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है अमेरिका। क्लियर। ये देखो सबसे बड़ा। दूसरी बात, कई सारे डिफेंस प्रोडक्ट, जिसको हम आर्म एंड एम्यूनिशन बोलते हैं, आर्म एंड एम्यूनिशन, कई सारे हम वीकेंड से इंपोर्ट करते हैं यूएसए से। अब ये इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप जानते हो कि हमारे नाइबर में 2 कंट्रियां हैं। कौन कौन सी? चाइना और पाकिस्तान, जो हमेशा चाहती है कि इंडिया की ग्रोथ डाउन होती जाए। क्या होती जाए? ग्रोथ डाउन होती जाए, इवन इसकी ग्रोथ इतनी ना हो और डिफेंस में ये आगे ना निकल पाए। और इवन आप जानते हो चाइना से हमारा आर्म एंड एम्यूनिशन कभी भी इंपोर्ट नहीं करते हम, और वो देगा भी नहीं, क्योंकि वो कंसिडर करता है, हम नहीं करते, वो अलग मैटर है। अपन अभी यहाँ पर यूएसए में बात कर रहे हैं,
तो यूएसए हमें कई सारे आर्म एंड एम्यूनिशन दे चुका है, हमारे कई सारे एग्रीमेंट भी हैं और हम कई सारे आर्म एंड एम्यूनिशन यूएसए इंपोर्ट करते हैं। अभी मैंने आपको लेटर बताया था, एक ड्रोन भी अनमेन्ड एरियल व्हीकल इंडिया की डील हुई है यूएसए के साथ, जिसका नाम है MQ-9B। MQ-9B प्रेडेटर इंडिया इंपोर्ट करने वाली है यूएसए से। ये सिंपल मैंने एक एग्जांपल दे दिया है, क्लियर। दूसरा बताइए सर जी, तो देन आफ्टर इसके साथ आप जानते हो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंडिया का कई सारा, इंडिया के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है वो भी यूएसए से आता है अधिकतर, क्लियर। देन आफ्टर सर क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं यूएसए से, बिल्कुल करते हैं। इंडिया का 4% क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है यूएसए। समझ रहे हो मेरी बात को, कि यूएसए इंडिया के क्रूड ऑयल की 4% रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। यूएसए जितना भी हम इंपोर्ट करते हैं उसका 4% सिर्फ ओनली हम यूएसए से इंपोर्ट करते हैं, याद रखना। तो ये क्रूड ऑयल में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यूएसए, क्लियर। इतना समझ में आया कि इंडिया के स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप कितने हैं। और मैंने आपको बताया था कि मिलिट्री एक्सरसाइज कई सारी होती है इंडिया की, जिसमें मैंने मालाबार एक्सरसाइज के बारे में कई बार बताया है कि इंडिया और यूएसए ने 1992 में एक एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी, नेवी एक्सरसाइज, जिसको बोलते हैं मालाबार एक्सरसाइज। अब हालांकि उसमें 4 कंट्रियां हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल ग्रुप क्या है, क्लियर। तो आप इतना समझ गए कि इंडिया के लिए यूएसए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये सारे पॉइंट बताए हैं जो दिखाते हैं कि इंडिया के लिए यूएसए कितना इंपॉर्टेंट है। इवन चाइना को कई बार यूएसए ने सरपास भी कर दिया है एंड बिकम दी फर्स्ट लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ द इंडिया, क्लियर। क्लियर समझ रहे हो। इवन हालांकि मुझे लगता है कि इन फ्यूचर यूएसए बन जाएगा, और डोनाल्ड ट्रम्प आने के साथ कई सारे, डोनाल्ड ट्रम्प के इतने अच्छे रिलेशन है मोदी साहब से, इवन डोनाल्ड ट्रम्प प्रेफरेंस देता है इंडिया को, एशिया में प्रेफरेंस देता है। और चाइना को वो हमेशा लकारता है, क्या कहते हैं हिंदी में जो भी बोलते हो, चाइना को हमेशा बोलता है कि चाइना एक एग्रेसिव पॉलिसी फॉलो करती है, चाइना एक एशिया की स्ट्रेटेजिकल थ्रेड है और राइवलरी कंट्री है। ये डोनाल्ड ट्रम्प का स्टेटमेंट है। डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला था, जो जब उसका फर्स्ट टर्म था, कि चाइना इज स्ट्रेटेजिकल वी कैन से थ्रेड एंड राइवल कंट्री इन एशिया। और इंडिया को प्रेफरेंस यूएसए इसलिए देती है कि वो चाहती है कि चाइना को कंट्रोल करने के लिए यूएसए की ग्रोथ होती अच्छी जा रही है, और इंडिया में ताकत है कि वो चाइना को कंट्रोल कर लेगी, क्लियर। तो इसलिए यूएसए का हमारे लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। इवन कोल्ड वार के टाइम जब हम फाउंडर मेंबर थे, नाम के जवाहरलाल नेहरू फाउंडर, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और हमने बोल तो दिया था कि हम न्यूट्रल हैं, ना ही रशिया की तरफ है ना ही यूएसए की तरफ है, पर हमारा झुकाव थोड़ा यूएसए की तरफ था, क्लियर। हालांकि उस टाइम जो बाइडेन जो आए थे, जो बाइडेन से पहले जॉर्ज बुश थे, जॉर्ज बुश ने हमें टेक्नोलॉजी देना स्टार्ट करी थी। ये भी याद रखना कि हमें पहले यूएसए कई सारी टेक्नोलॉजी नहीं देता था, बट जॉर्ज बुश के आने के बाद हमने एक एग्रीमेंट साइन किया और जॉर्ज बुश ने ही स्टार्ट किया था हमें टेक्नोलॉजी देना। देन आफ्टर बराक ओबामा, और बराक ओबामा के बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने, और देन आफ्टर जानते हो जो बिडेन। और जो क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है ना, ये इसका रिवाइव सिर्फ ओनली डोनाल्ड ट्रम्प ने किया था, ये भी बात याद रखना। अपन आगे बताऊंगा मैं आपको, चलते अपन आगे। सबसे पहले ट्रैफिक इशू देखो, डोनाल्ड ट्रम्प का एक स्टेटमेंट आया था टैरिफ के बारे में। टैरिफ जानते हो कि जो भी दूसरी कंट्री के इंपोर्ट पर टैरिफ लगता है, कस्टम ड्यूटी लगती है, दैट इज कॉल्ड अ टैरिफ, क्लियर, सिंपल है, याद रखना। हर कोई बच्चा, छोटा छोटा बच्चा भी जानता होगा 5th क्लास का। अब क्या है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने फर्स्ट टर्म में 2016 से लेकर 2020 तक एक स्टेटमेंट दिया था टैरिफ के बारे में, और यह बोला था कि टैरिफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड इन डिक्शनरी देन लव एंड फेथ। क्या बोला मैंने कि डोनाल्ड ट्रम्प का स्टेटमेंट था कि टैरिफ इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड इन डिक्शनरी देन लव एंड फेथ। और डोनाल्ड ट्रम्प ने यह तक बोल दिया था कि यूएसए के अंदर जितना भी ट्रेड होता है, जितना भी इंपोर्ट होता है,
उसके हर इंपोर्ट पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा। क्या करा जाएगा? 10% टैरिफ लगाया जाएगा, 10%। और इवन चाइना का देखिए, चाइना का बोला डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि चाइना का बहुत एंटी है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप इतना एंटी है, मतलब चाइना, मैं बोल रहा हूं, चाइना डोनाल्ड ट्रंप का सुनते ही खुश नहीं हुई होगी कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए। इवन इंडिया को बड़ी खुशी हुई, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप अच्छे रिलेशन है। इवन कमला हैरिस भी, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कमला हैरिस भी आती, डेमोक्रेटिक पार्टी भी जीतती या फिर रिपब्लिक पार्टी जीतती, तो इंडिया को तो पॉजिटिव पॉइंट मिलना ही था, इंडिया को कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं था, याद रखना, कोई भी जीते। क्लियर? हाँ, डोनाल्ड ट्रंप से थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट मिल जाएगा, वो अपन आगे समझेंगे क्यों मिलेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक वर्ड बोला था टैरिफ के लिए कि टैरिफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड इन डिक्शनरी देन लव एंड फेथ। और ये तक बोला कि यूएसए के अंदर जितना भी इंपोर्ट होता है उसमें 10% टैरिफ लगना चाहिए, और इवन चाइना में कम से कम 60% टैरिफ लगना चाहिए चाइनीज के प्रोडक्ट पे। चाइनीज की प्रोडक्ट आप जानते हो, चाइना कभी एक्सपोर्ट नहीं करती है, चाइना डंप करती है। डंप क्या होता है? कि किसी भी चीज को फेंकना, मतलब जो यूजेबिलिटी ना हो, तो ये डंप बोला जाता है कि हम, चाइना अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में फेंकती है इन द सेंस कि इतना सस्ता देती है कि वो फेंकने के बराबर ही कहलाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसी वजह से क्या है, डोमेस्टिक कंपनी डिस्ट्रॉय होते जा रही है दूसरी कंट्री की। जैसे इंडिया ने कई बार इशू उठाया है कि, और इवन कभी कभी यूएसए ने इंडिया के प्रोडक्ट पर भी टैरिफ लगाने का स्टार्ट किया। जैसे क्वालिटी पर कुछ बोल दिया कि क्वालिटी को पास नहीं कर पा रहा है इंडिया प्रोडक्ट, तो उस पर टैरिफ ज़्यादा लगा दिया। जैसे स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये कई सारे इशू आए थे इंडिया के साथ। बट अभी आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि इंडिया का, हमारा इंडिया और यूएसए का रिलेशन 118.29 बिलियन डॉलर, 118.29 बिलियन डॉलर इतना ट्रेड रिलेशन है यूएसए और इंडिया का, और इवन चाइना को भी क्रॉस कर रही है। तो आप समझ रहे हो कि कितना स्ट्रेटेजिकल और इंपॉर्टेंट है यूएसए और इंडिया के रिलेशन। और हमारा जितना भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया जाता है उसका 4% तो हम यूएसए से ही इंपोर्ट करते हैं। ये पॉइंट मेंशन करके आना, ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, क्लियर फैक्ट। और ये मैं डेटा बता रहा हूं 2023 का, क्लियर। तो यूएसए क्या है, जो यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये टैरिफ पर बिलीव करते हैं, और इनका एक मोटिव है कि डोमेस्टिक कंपनी को प्रमोट करना, ना कि दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट को प्रमोट करना। उसको कैसे कंट्रोल करा जाएगा? टैरिफ से कंट्रोल करा जाएगा। इसका, इनका मेन मोटिव है डोनाल्ड ट्रंप का। अब यूएसए पर, अब इंडिया पर इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा ये जानना, क्योंकि मेरे जो थंबनेल में लिखा है कि मैं आपको हर पॉइंट इंडिया से पर्सपेक्टिव से बताऊंगा। क्या है कि अगर यूएसए हर इंपोर्ट प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाएगी तो इसका निगेटिव इफेक्ट किस पर पड़ेगा? इंडिया पर भी पड़ेगा। इंडिया के जो प्रोडक्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। इंडिया का एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट कम होगा, और क्या होगा? ट्रेड डिफिसिट बढ़ेगा, इंडिया का ट्रेड डिफिसिट बढ़ेगा। तो ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को और हमारे मोदी साहब को बैठकर राउंड टेबल पर, कि हाँ यार इसको रिजॉल्व करो, हमारे प्रोडक्ट पर इवन आप टैरिफ ना लगाओ, इंडिया के प्रोडक्ट पर अगर अच्छा दोस्त मानते हो तो क्लियर, दूसरे प्रोडक्ट पर लगाओ, क्लियर। दूसरी कंट्री का हमें क्या करना, चाइना से, दूसरी से, हमारा प्रोडक्ट पर टैरिफ नहीं लगना चाहिए, जिससे हमारा ट्रेड बैलेंस बना रहे, क्लियर। ट्रेड बैलेंस क्या है? कि इक्वलाइज ऑफ दी ट्रेड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, क्लियर। बैलेंस हमारा बना रहे, जिससे हमारा फॉरेन रिजर्व जितना भी रिड्यूस ना हो, फॉरेन रिजर्व बराबर रहे हमारा, क्लियर। तो टैरिफ पहला इशू है जो डोनाल्ड ट्रंप को रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि उनके फर्स्ट टर्म में उन्होंने बोला था कि टैरिफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड इन डिक्शनरी देन लव एंड फेथ, ये इनके वर्ड थे, क्लियर। याद रखना ये वर्ड, क्लियर। तो टैरिफ के बारे में इंडिया को सबसे पहले टैरिफ का इशू रिजॉल्व करना पड़ेगा यूएसए के साथ, क्लियर। चलते अपन आगे। देन आफ्टर H1B वीजा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीजा है। ये वीजा इतना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, इवन सबसे ज्यादा होल्डर H1B वीजा इंडियन लोग ही होल्ड करे हैं। ये सुन के आप शॉक हो जाओगे कि H1B वीजा ये सबसे ज्यादा इंडियन ही होल्ड करे हैं यूएसए के अंदर।
अगर मैं आपको 2023 का डेटा बताऊं तो यूएसए के अंदर 2,79,000 लोग बाग H1B वीजा होल्ड करें, सिर्फ ओनली इंडियन। और अगर देखा जाए तो यूएसए के अंदर H1B वीजा पूरे जितने भी कंट्री के फॉरेनर हैं वो करे हैं 3.86 लाख। H1B वीजा कितने हैं यूएसए में? 3.86 लाख है। और उसमें से सिर्फ ओनली आउट ऑफ 3.86 लाख में से 2.79 लाख तो सिर्फ इंडियन ही होल्ड करे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं? तो इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है H1B वीजा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर H1B वीजा क्या है? ये वीजा के बारे में तो समझाइए, वीजा ये है क्या H1B वीजा? तो दोस्तों क्या होता है कि यूएसए हर साल एक प्रपोज करती है वीजा, हर साल देती है, कुछ ना कुछ लिमिट इसकी डिसाइड करती है, क्लियर। और ये उनके लिए होता है जो कि फॉरेनर हैं, जो कि दूसरी कंट्री यूएसए के नहीं सिटीजन है, नॉन सिटीजन है यूएसए के, और वो स्किल्ड वर्कफोर्स है। क्या है? स्किल्ड वर्कफोर्स है, उनमें कुछ क्वालिटी है और वो यूएसए में काम करना चाहते हैं, यूएसए के अंदर वर्क करना चाहते हैं, तो उनको इशू करा जाता है H1B वीजा। क्या इशू करा जाता है? H1B वीजा। बट सर इसमें क्या है, इंडिया का क्या है? देखो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या है इसके अगेंस्ट एक बात बोल दी थी जब वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने बोला था कि H1B वीजा की जो हर साल लिमिट निकाली जाती है इसको कम किया जाएगा। और इसका नेगेटिव इफेक्ट सबसे ज्यादा किसको पड़ा? इंडिया को। क्यों पड़ा इंडिया को? क्योंकि इंडिया के लोग बाग ही सबसे ज्यादा H1B वीजा होल्ड करे हैं। यूएसए के अंदर जितने भी रह रहे हैं ना, वो सबसे ज्यादा होल्ड तो इंडियन ही होल्ड करे हैं H1B वीजा, क्लियर। अब ये क्या है दोस्तों? और अगर देखा जाए तो जो कंप्यूटर रिलेटेड ऑक्यूपेशन है, ये सबसे ज्यादा होल्ड करे हैं। अप्रोक्सीमेटली 65% ऑफ दी H1B वीजा तो होल्ड करे हैं कंप्यूटर रिलेटेड ऑक्यूपेशन, मीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर या जो भी कंप्यूटर पर काम करता है, वो 65% जितने भी टोटल H1B वीजा है ना, उसका 65% तो सिर्फ ओनली कंप्यूटर ऑपरेटर ही होल्ड करे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? और नेक्स्ट आफ्टर इसके बाद है फॉलोड बाई आर्किटेक्चर। ये तो सिंपल सी न्यूज है, क्लियर। अब मैं आपको फैक्ट थोड़ा और बता देता हूं। जैसे क्या है कि 2023 में देखा जाए तो यूएसए के अंदर 3.86 लाख H1B वीजा कार्ड होल्डर है। कितने हैं? H1B वीजा कार्ड होल्डर हैं 3.86 लाख। और 2000 इसमें से आउट ऑफ दिस 2.79 लाख तो सिर्फ ओनली इंडियन ही है, इंडियन है। तो भाई साहब आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि H1B वीजा हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप जानते हो रिमिटेंस क्या है। रिमिटेंस क्या है? फॉरेन से जो रिजर्व आ रहा है, जो लोग बाग भेज रहे हैं, वो फॉरेन में जो काम कर रहे हैं, इंडिया इज द लार्जेस्ट रिमिटेंसर। सबसे ज्यादा रिमिटेंस इंडिया ही अर्न करता है फॉरेन से। तो हमारे इंडियन लोग बाग कितने यूएसए में रह रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस करना पड़ेगा कि H1B वीजा की लिमिट बढ़ाई जाए, इसकी क्वांटिटी, वी कैन से वीजा अप्रूव करने की, पास करने की क्वांटिटी बढ़ाई जाए, जिससे क्या होगा कि हमारे जो इंडियन लोग हैं और स्किल्ड वर्कफोर्स हैं वो इसका बेनिफिट ले सके। और इवन डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए फेवर में भी हैं, याद रखना। और उन्होंने सिर्फ ओनली इंडिया के लिए स्पेशली बोला है ये बात, आप विश्वास नहीं मानोगे। फर्स्ट टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वी आर वेरी हैप्पी विथ H1B वीजा इशू स्पेशली फॉर इंडियन, स्पेशली फॉर इंडियन। समझ रहे हो मेरी बात? ये स्टेटमेंट स्पेशली फॉर इंडियन। तो इंडियनों की वैल्यू देखिए, जानते हैं कि इंडियन की स्किल्ड फोर्स कितनी है, वैल्यू है वर्ल्ड में। डोनाल्ड ट्रंप भी समझते हैं। इवन मोदी साहब को अब और कन्विंस करना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को कि H1B वीजा और अप्रूव करिए और इशू करिए, जिससे क्या हो, हमारी इंडियन स्किल्ड फोर्स और यूएसए में जाकर जॉब कर सके। जैसे मेरे कई सारे दोस्त कह रहे हैं कि हम यूएसए जाना चाहते हैं, अब देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं जा पाते, क्लियर। चलते हैं अपन आगे।
अब क्वाड्रिलेटरल ग्रुप, अब ये समझिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है। ये बना था 2007 में। कब बना था? 2007 में। अब 2007 में इसको बनाया था किसने? जापान के पीएम थे शिंजो अबे। शिंजो अबे। अब ये बना था 4 कंट्री का ग्रुप है, जिसमें यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? और जो मालाबार एक्सरसाइज होती है, मालाबार एक्सरसाइज जो होती है, ये चारों ग्रुप की है, यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अब सर ये क्वाड्रिलेटरल ग्रुप क्या हो गया था? 2007 में बना। अब इसकी मीटिंग क्या है? हो नहीं रही थी। इवन क्या है, मैं आपको बताऊं सच्चाई, ये क्वाड्रिलेटरल बना ही इसलिए था कि अगेंस्ट चाइना एग्रेसिव पॉलिसी, चाइना एग्रेसिव पॉलिसी के लिए बना था। अगेंस्ट चाइना एग्रेसिव पॉलिसी। कौन सी एग्रेसिव? जैसे आप जानते हो कि साउथ चाइना सी पे आप जानते हो कि चाइना हमेशा क्लेम करती है कि साउथ चाइना सी इज अ पार्ट ऑफ चाइना। एंड आप जानते हो कि साउथ चाइना सी कितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 55% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड पास थ्रू साउथ चाइना सी। क्या कह रहा हूं मैं? समझ में आ रहा है मेरी बात को? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 55% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड पास थ्रू साउथ चाइना सी। तो ये स्ट्रेटेजिकल कितनी इंपॉर्टेंट है, चाइना इस पर क्लेम करती है। और क्वाड्रिलेटरल बनने का यही कारण था कि इंडो पैसिफिक और एशिया को फ्री रखना, पीस रखना। जैसे आप जानते हो कि चाइना हर नाइबर कंट्री पे क्लेम करती है। जैसे इंडिया पे क्लेम करती है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा पार्ट है। इवन अभी लद्दाख में आप देखते हो स्टैंड ऑफ हो गया था, हालांकि वो रिजॉल्व हो गया ब्रिक्स समिट में, सब पेट्रोलिंग स्टार्ट हो गई है, वो अलग बात। वो आपको समझना हो तो मेरा एक इंडिविजुअल लेक्चर पड़ा हुआ है ब्रिक्स के ऊपर, तो आप देख लेना, उसमें आपको पूरा क्लियर किया है मैंने। ठीक है, जो जो पॉइंट है मोदी साहब और सी जिनपिंग के बीच में जो जो डिस्कस हुआ वो मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है। क्लियर? अब क्या है, क्वेश्चन बनता है कि क्वाड इसीलिए बनाता है कि अगेंस्ट दी चाइना एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ एक्सपांशनिस्ट। कौन सी? एक्सपांशन की पॉलिसी को रोकना चाइना की। ये क्वाड इसलिए बनाता है। इसमें 4 कंट्री हैं, यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अब क्या है, 2007 में ये बना था क्वाड, और शिंजो अबे जो कि पीएम थे जापान के, उनके एफर्ट से ये बना था। बट इसकी मीटिंग नहीं हो रही थी, बट जो डोनाल्ड ट्रम्प है, डोनाल्ड ट्रम्प 2016 में जब आए तो वो चाइना के इतने अगेंस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि 2017 में इसकी मीटिंग रिवाइव करवा दी और मीटिंग होना स्टार्ट हो गई क्वाड की। और इवन आपको मालूम है क्वाड बना ही सिर्फ ओनली अगेंस्ट चाइना था, अगेंस्ट चाइना की जो एग्रेसिव और एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी बन रही थी, जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रियों पर क्लेम करे जा रही है झूठे, और उनसे जो लड़ाई चल रही है साउथ चाइना सी के ऊपर, इसी को रोकने के लिए बना था क्वाड। और इसकी रिवाइव किसने कर दी? डोनाल्ड ट्रम्प ने। तो यहां पर भी एक रिलेशन होगा कि क्वाड ग्रुप फिर से और स्ट्रांग हो जाएगा और चाइना का फिर से अगेंस्ट होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? और इंडिया और चाइना के तो आप रिलेशन जानते हो। क्लियर? और यूएसए कितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। अगर क्वाड ग्रुप स्ट्रांग हो गया तो चाइना को अपन कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्लियर? चलते और अपन आगे। नेक्स्ट है रशिया यूक्रेन वार। अब देखो, आपको मालूम है 3 साल से ऊपर हो गया है रशिया यूक्रेन का वार। और जो बाइडन में क्या हुआ, जो बाइडन कुछ नहीं कर रहा था। जो बाइडन क्या कर रहा था, सिर्फ ओनली यूक्रेन को वो डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा था, फंड सप्लाई कर रहा था, इवन लड़ो आप तो रशिया से बराबर। पर मुझे नहीं लगता कि जो बाइडन साहब कभी भी इन्होंने पीस के ऊपर टॉक करी हो, कि रशिया को बिठाल के बोला हो, कि आप कन्विंस करा हो कि इसको रिजॉल्व करिए। इवन ये सिर्फ काम डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं, मैं आपको सच्चाई बताऊं। देखो, जो बाइडन जब थे, इन्होंने यूक्रेन को थाड़ दिया। ये क्या है सर? इसका फुल फॉर्म है टर्मिनल एल्टीट्यूड, वी कैन से हाई एल्टीट्यूड, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम।
जो एंटी मिसाइल सिस्टम था ये यूक्रेन को दिया, इवन कई सारा फंड भी दिया यूक्रेन को। अब डोनाल्ड ट्रंप के आने से क्या बेनिफिट होगा कि ये रिजॉल्व हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और मुझे लगता है पुतिन साहब की बॉन्डिंग अच्छी है और ये रिजॉल्व हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप आने से। ये प्रॉमिस करता हूं, मैं आपसे कंफर्म बोलता हूं, ये यूक्रेन और रशिया का जितना भी इशू चल रहा है ये रिजॉल्व कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब, मुझे पूरा विश्वास है। अब सर ये बताइए, डोनाल्ड ट्रंप तो कर देंगे रिजॉल्व, इसका इंडिया का क्या बेनिफिट है इसमें, ये बताइए आप। इसका इंडिया का बेनिफिट ये है कि इंडिया रशिया के रिलेशन, जो वेस्टर्न कंट्रियों ने, यूएन ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा के रखा है कि ये किसी भी जो भी कंट्री से ट्रेड करेगी तो उस पर भी सैंक्शन लगेगा। और इंडिया और रशिया के आप जानते हो जितना यूएसए इंपॉर्टेंट है उतना ही रशिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जितना इंडिया हम वो यूएसए इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही रशिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इवन अच्छे अच्छे डिफेंस, और हम इससे ऑयल, क्रूड ऑयल की फुलफिलमेंट तो यही कर रहा है। इवन लोकल करेंसी एग्रीमेंट, याद हो आपको, मैं हर लेक्चर बताता हूं कि इंडिया की लोकल करेंसी एग्रीमेंट भी साइन करके रखा है। ट्रेड क्या होगा लोकल करेंसी में, और रिजॉल्व हो गया अगर यूक्रेन और रशिया का, अगर रशिया पर सैंक्शन उठ गया तो क्या होगा, इससे बेनिफिट होगा इंडिया को, इंडिया का ट्रेड एनहांस हो जाएगा और जो नई नई टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी भी इवन इंपोर्ट कर सकेगी इंडिया। हालांकि इंडिजिनस कर रही है इंडिया, प्रयास कर रही है, बट जरूरी है रशिया का रिलेशन रखना, समझ रहे हो, इंडिया का बहुत जरूरी है रशिया के साथ रिलेशन रखना। क्लियर, समझ रहे हो मेरी बात को। चलते हैं बनाएंगे और आगे देखो, इंडिया और यूएसए का कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, क्लियर। और पाकिस्तान इशू, देखो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा, ये बात ध्यान रखना, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं ये हमेशा अगेंस्ट पाकिस्तान है और हमेशा अगेंस्ट टेररिज्म। ये हमेशा किसी भी मीटिंग में बोलते हैं कि हम अगेंस्ट है टेररिज्म के खिलाफ। और आप फर्स्ट टर्म में देखिए मोदी साहब के कितने अच्छे रिलेशन थे डोनाल्ड ट्रंप से, इवन टेक्सास में रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं मोदी साहब। किसको, इंडियन लोगों को टेक्सास में। ये थे जब उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप ही थे प्रेसिडेंट यूएसए के, जब टेक्सास में जब मोदी साहब ने रिप्रेजेंट किया था कितने सारे लोगों को, समझ रहे हो मेरी बात को। ये 2018 की बात है आई थिंक, या 2020, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। क्लियर, देखो क्लियर। और देन आफ्टर पाकिस्तान ये गुरपतवंत सिंह पन्नू, इनको जानते हो आप, ये जो कनाडा में, अभी मैं आपको हर लेक्चर में बता रहा हूं कि कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर, जिसका मर्डर हो गया था 2023 में, जो कि प्रो खालिस्तान था, इसके कारण इंडिया और कनाडा के इतने रिलेशन बिगड़ गए। और इवन यूएसए में भी ये पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, गुरपतवंत सिंह पन्नू। और ये कौन है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसने बनाई थी। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे की जो कि खालिस्तान का सपोर्ट करती है, खालिस्तान, वो ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं ने बनाई थी। और वो ऑर्गेनाइजेशन नाम है सिख फॉर जस्टिस, सिख फॉर जस्टिस, SFJ। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दी, डिक्लेयर कर दी इंडिया ने कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इवन गुरपतवंत सिंह पन्नू का इवन एक्सीडेंट हो गया यूएसए के अंदर। अब यूएसए ब्लेम कर रही है, जैसे कनाडा ब्लेम कर रही थी हरदीप सिंह निज्जर में कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है असैसिनेशन ऑफ द हरदीप सिंह निज्जर, ऐसे ही गुरपतवंत सिंह पन्नू का यूएसए बोल रही है कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है। बट जिस तरह से कनाडा ब्लेम कर रही है उस तरीके से यूएसए ब्लेम नहीं कर रही। इवन इंडिया ने अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम भेजी यूएसए के अंदर ये क्लियर करने के लिए कि हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये खालिस्तानी लोग हैं, ये इंडिया को तोड़ना चाहते हैं। और आप जानते हो यूएसए कभी भी अपनी सॉइल यूज करने नहीं देगी किसी भी दूसरी कंट्री के खिलाफ। और इंडिया, डोनाल्ड ट्रंप अगर साहब आ गए और इंडिया और यूएसए के रिलेशन तो सुधरने हैं डोनाल्ड ट्रंप आने से, तो क्या होगा कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी यूएसए की सॉइल को यूज करने नहीं देंगे अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट इंडिया। तो जितने भी ये खालिस्तानी हैं इनके लिए बड़ा लॉस है, इनके लिए बहुत बड़ा लॉस है।
अब ये खालिस्तानी लोग हैं, डोनाल्ड ट्रंप के आने से खालिस्तानी लोगों का कंट्रोल कम हो जाएगा, जो कनाडा में ही हो जाएगा। ये सोच रहे थे कि हम कनाडा और यूएसए में काम करेंगे, पर डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के कारण ये यूएसए में कभी भी कोई भी पर्सन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी कंट्री के खिलाफ सॉइल, यूएसए की सॉइल को यूज नहीं कर सकती, याद रखना। क्लियर। नेक्स्ट एग्रीमेंट, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। क्लियर, ये भी साइन हुआ था डोनाल्ड ट्रंप में। क्लियर। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये हुआ था बराक ओबामा के टाइम, क्लियर। देन आफ्टर 2018 में कॉमकास एग्रीमेंट साइन हुआ था, किस अपने डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और मोदी साहब ने साइन किया था। अब देखो क्या हुआ था कि जॉर्ज बुश थे, उन्होंने सबसे पहले इंडिया को टेक्नोलॉजी देने के लिए एग्रीमेंट साइन किया था। क्या किया था? सबसे पहले एग्रीमेंट साइन किया जॉर्ज बुश ने कि टेक्नोलॉजी दी जाएगी। क्लियर। देन आफ्टर बराक ओबामा ने यही पॉलिसी फॉलो करी और इंडिया से और रिलेशन एनहांस करे, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो इतने अच्छे रिलेशन रखे इंडिया से कि मैं क्या बताऊं। क्लियर। अपन और आगे देखते आएंगे। अब देखो, जैसे कि आप जानते हो कि 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था इंडिया के ऊपर, और यूएस जो कि पाकिस्तान है इसने जो अटैक किया था, और यूएसए ने इसका विरोध भी किया था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब कभी भी वो टेररिस्ट का सपोर्ट नहीं करते, वो अगेंस्ट टेररिस्ट थे। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर अभी बताया थोड़ी देर पहले कि हमेशा डोनाल्ड ट्रंप अगेंस्ट टेररिस्ट थे, और पाकिस्तान का क्रिटिसाइज भी डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारा किया कि आप कैसे अपनी सॉइल यूज करने दे रहे हो टेररिस्ट लोगों को किसी दूसरी कंट्री के खिलाफ। इवन पुलवामा अटैक हुआ और वो हमारे देश के लिए सबसे डार्क दिन था कि हमारे कई सारे सोल्जर शहीद हो गए उसमें, तो हमें पूरा देश इसके लिए रोया था। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि वी आर प्रोवाइडिंग फुल सपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप उस टाइम प्रेसिडेंट थे, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यह तक बोला कि पुलवामा जो अटैक हुआ है, वी आर प्रोवाइडिंग द फुल सपोर्ट इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुलवामा अटैक। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अच्छे प्रेसिडेंट है, इंडिया के लिए पॉजिटिव पॉइंट ही है। इवन इंडिया को तो सभी कंट्री को जितने भी जो भी प्रेसिडेंट आते, कमला हैरिस भी आती तो वो भी अच्छा रहता, पर हाँ थोड़ा 19-20 है तो 20 फर्क थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप साहब का थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर। तो देखो, यूएसए हेल्प इंडिया इन पुलवामा टेरर अटैक इन 2019। क्लियर। क्या करा? यूएन रेजोल्यूशन में मसूद अजहर जो कि टेररिस्ट था पुलवामा अटैक का, मसूद अजहर को टेररिस्ट घोषित किया। ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने में यूएसए ने इंडिया का सपोर्ट किया और रेजोल्यूशन पास हुआ, रेजोल्यूशन 1267 रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पास हुआ और मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। और इवन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में जो पाकिस्तान है इसको ग्रे लिस्ट में डालने वाला इंडिया भी है, और यूएसए ने फुल सपोर्ट किया था। क्लियर। ये समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यूएसए ने बराबर सपोर्ट किया है इंडिया का कि पाकिस्तान को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने में मसूद अजहर को, और इवन बड़े बड़े काम करने में। क्लियर। तो चलते हैं अपन। देन आफ्टर क्लाइमेट चेंज, देखो ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट अपन कह सकते हैं यूएसए का, क्योंकि क्या है कि क्लाइमेट चेंज पर डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल एग्री नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, मेरा एडिटोरियल में एक पर्टिकुलर लेक्चर पढ़ा हुआ है, एक लेक्चर अपलोड किया है मैंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग के नाम से है, आप देखना, उसमें आपको क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूरा डिटेल में समझाया है मैंने आपको। क्लियर। अब क्या है दोस्तों कि क्लाइमेट चेंज जो है ये बड़ा ही डिस्कशन पॉइंट है वर्ल्ड का, और डोनाल्ड ट्रंप इसके अगेंस्ट है। जैसे कि मैंने आपको उस लेक्चर में बताया कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए में आया, तो वो सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग में। क्लियर। क्योंकि वो स्टार्टिंग से कर रहे हैं 18वीं सेंचुरी से। क्लियर। ग्लोबल जो क्लाइमेट इमिशन हो रहा है, कार्बन इमिशन हो रहा है, क्लाइमेट इमिशन कह रहा हूँ, कार्बन इमिशन हो रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर तो यही करती है इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है। क्लियर। अब क्या है, जो मैंने बताया था कि जो डेवलप कंट्री है उन्होंने बाउंडेशन लगा दिया था क्लाइमेट चेंज में। क्लियर। तो इसके कारण डेवलपिंग कंट्री को बाउंडेशन नहीं लगाया था, तो क्या है कि पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। पेरिस एग्रीमेंट इन 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था,
और पेरिस एग्रीमेंट में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, पेरिस एग्रीमेंट जब आए वो 2016 में, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं पेरिस एग्रीमेंट को साइन ही नहीं करूंगा, मैं मानता ही नहीं क्लाइमेट चेंज को, और हम कोई बाउंडेशन में नहीं है। वी कैन से वी आर नॉट, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया था कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज कंट्रोल। समझ रहे हो, ये स्टेटमेंट आया था डोनाल्ड ट्रंप साहब का। और इसके लिए मोदी साहब को, इवन सभी कंट्री को कन्विंस करना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि क्लाइमेट चेंज पर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लें। क्लियर, थोड़ी क्या, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी डेवलप कंट्री को। एक तो क्या है कि वो सबसे बड़ी इकोनॉमी में यूएसए, और वो कंट्रोल कर सकती है क्लाइमेट चेंज को। और पेरिस एग्रीमेंट जो डिसाइड करके रखा है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं बढ़ना है अबव दी इंडस्ट्रियलाइज, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था उससे मतलब 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ही बढ़ना है, उससे आगे बढ़ने नहीं देना है। क्लियर, ये डिसाइड हुआ था पेरिस एग्रीमेंट में। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि इंडिया और यूएसए के क्या रिलेशन है और इंडिया का क्या बेनिफिट होगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ के आने से। तो कई सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं और इंडिया और यूएसए के आपको पूरी तरह रिलेशन समझ में आ गए होंगे। तो क्लियर, इसी के साथ लेक्चर कंप्लीट होता है। क्लियर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।